वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जिसको हम द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप जाके फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद आप पार्ट थर्ड को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट फर्स्ट और सेकंड की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने और भी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं क्लास 12 के, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम का ऑलरेडी हमने पूरा कोर्स बना रखा है हिस्ट्री का, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और बाकी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो द हड़प्पन्स वर गिफ्टेड विद ग्रेट टैलेंट रिगार्डिंग क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, उनके अंदर एक काफी ग्रेट टैलेंट था, काफी अच्छा टैलेंट था। किसका था वो? क्राफ्ट प्रोडक्शन का। ठीक है, और इसमें एक साइट का नाम दिया गया है चानूदारो। ठीक है, ये एक टाइनी सेटलमेंट थी, यानी कि एक छोटी सी बस्ती थी। और चानूदारो को अगर हम कंपेयर करें मोहनजोदारो से, तो ये मोहनजोदारो की कंपैरिजन में काफी ज्यादा थोड़ी छोटी थी। और चानूदारो काफी फेमस किस लिए था? क्राफ्ट के लिए। ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। और देखते हैं, चानूदारो सेटलमेंट वाज डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शंस यूजिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे जो होता था, ये जो सेटलमेंट थी, ये जो बस्ती थी, ये मतलब किस काम में लगी रहती थी? जो चानूदारो जो बस्ती थी, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन में ज्यादातर रहती थी। और इसके अंदर यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके जो है मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, यूजिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। अब हम ये देखते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक तो बीड मेकिंग, यानी कि मनके बनाना, शेल्स की कटिंग करना, मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग, यानी कि बाटों को बनाना, ये चीजें हड़प्पन्स करते थे। ठीक है, तो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर आता है। अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या होता है, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब है जिसमें हम मनके बनाते हैं, शेल्स की कटिंग करते हैं और मेटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन में आता है। अब हम ये देखेंगे कि वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स। जो मनके बनाए जाते थे वो अलग अलग मतलब जो है मटेरियल से बनाए जाते थे, जिसको हम मेनली तीन कैटेगरी में हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है स्टोन्स की। तो कुछ स्टोन्स ऐसे थे जिनसे मनके बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे, जैसे कि कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स और स्टीएटाइट। ठीक है, स्टीएटाइट को हम सोप स्टोन भी कहते हैं। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो इसमें कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, इनसे जो है बीड्स बनाए जाते थे। अगर हम अदर मटेरियल्स देखें तो इसमें शेल्स होते थे, टेराकोटास होते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिनसे हम मनके बनाते थे, यानी कि हम का मतलब क्या है कि जो उस टाइम पे जो हड़प्पन्स थे। ठीक है, और देखते हैं शेप्स की। अगर हम बात करें, जो मनके होते थे, जो बीड्स होते थे, उनके शेप कैसे होती थी? तो एक तो डिस्क शेप्ड होते थे। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने सीडी देखी होगी डिस्क। ठीक है, इस तरीके से मतलब कुछ मनके होते थे, बीड्स होते थे। सिलेंड्रिकल शेप में होते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते थे। स्पेरिकल बैरल शेप में होते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते थे। और सेगमेंटेड भी होते थे, यानी कि थोड़े अलग अलग किए हुए। ठीक है, आप कह सकते हो टुकड़ों में, जिसे हम कहते हैं खंडित भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, जो आपके सामने फोटो है इसको आप सेगमेंटेड भी समझ सकते हो। ठीक है, इसमें अलग अलग आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ जो है जो बीड्स थे उनके अलग अलग शेप्स थे। और देखते हैं क्या है। सम बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर। कुछ ऐसे भी बीड्स थे जिनको दो या दो से ज्यादा स्टोन्स को आपस में एक साथ रखकर बनाया जाता था। ठीक है, सम बीड्स वर डेकोरेटेड बाय पेंटिंग और एंड सम हैड डिजाइन एच्ड ऑन टू देम। जो मनके होते थे, जो बीड्स होते थे, वो उनको डेकोरेट किया जाता था। डेकोरेट के लिए क्या होता था, उस पर पैटर्न बना दिए जाते थे, कुछ पेंटिंग्स बना दी जाती थी, कुछ डिजाइन्स बना दिए जाते थे। ठीक है, उसको खुरेच के, तो इस तरीके से उस पर डिजाइनिंग की जाती थी, डेकोरेशन। डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। देखो, मटेरियल अलग अलग थे, तो उसमें जो प्रोडक्शन का काम होता था उसकी टेक्निक भी अलग अलग होती थी। जैसा मटेरियल वैसा उसका जो होता है, वैसी टेक्निक होती थी। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीट्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। जैसा मटेरियल होता था, ठीक है, मतलब कहने का यही है कि जब मनके बनाए जाते थे तो उसकी एक टेक्निक होती है, और टेक्निक जैसी होती थी, मतलब जैसा मटेरियल है वैसे ही उसकी टेक्निक होगी। स्टोन्स पे अगर मनके बनाने हैं तो उसकी टेक्निक अलग होगी। मेटल्स पे अगर हमें मेटल से मनके बनाने हैं, बीट्स बनाने हैं, उसकी टेक्निक अलग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। आपके सामने एक मटेरियल है यहाँ पे स्टीएटाइट, जिसको हम स्टोन मतलब आप ये समझ लो सोप स्टोन भी कहते हैं। आपके सामने इसकी फोटो भी मैंने रखी है। स्टीएटाइट से हम बीड्स बनाते थे। ठीक है, जो हड़प्पन्स थे। और ये वेरी सॉफ्ट स्टोन, यानी कि काफी ज्यादा ये सॉफ्ट होते हैं।
सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। इसको आप ये समझ लो कि इसका हम पाउडर भी बना सकते हैं, इतने ज्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। इसका पाउडर बना के आप ये समझ लो एक सांचे में डाल दिया जाता था। अब मान लो हमें गोल मन का बनाना है, गोल बीड बनाने हैं या थोड़े अलग डिजाइन के बीड बनाने हैं, अब हम सेम उसी शेप का तो हम बिल्कुल पत्थर नहीं ढूंढ सकते। तो ऐसे में क्या होता था, हड़प्पन्स ने एक सांचा तैयार वो कर लेते थे, जैसे इस तरीके से सांचा बना लिया। अब इसके अंदर वो क्या करते थे, इसी स्टीएटाइट को क्या करते थे, इसका पाउडर बना के, इसका पेस्ट बना के खांचे में डाल देते थे, और फिर उसके बाद वो जब तैयार हो जाता था तो वो फिर उसका इस्तेमाल कर सकते थे उसको बीड्स के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये स्टीएटाइट का इस्तेमाल होता था। दूसरा जो मटेरियल है वो है कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है थोड़ा लाल कलर का, ठीक है, ये पत्थर होता है, और आपके सामने मैंने इसकी फोटो भी रखी है। ये आप समझ लो जितना आपको दिख रहा है इससे भी ज्यादा लाल होता है। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हमें ऐसा बताते हैं ये जो स्टोन का लाल कलर है ये शुरू से ही लाल नहीं होता ये स्टोन। ठीक है, ये लाल कैसे होता है, जो इसका कच्चा माल होता है यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है वो येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। जब उसको पकाया जाता है आग में, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको जब पकाया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, जब उसको अलग अलग स्टेजेस पे जब उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है, उसको जब ढंग से उसके ऊपर फायर दी जाती है तो उसका कलर येलोइश से धीरे धीरे रेड होने लगता है। तो यही कारण है। और स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चानुदाड़ो, लोथल और धोलावीरा। ठीक है, और आपको ये जो लोकेशंस हैं पता होनी चाहिए। ठीक है, चानुदाड़ो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, धोलावीरा भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लोथल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब यहाँ पे कुछ स्पेशल ड्रिल्स भी हमें मिली हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी यहाँ पे वो कौन से सेंटर रहे होंगे जहाँ पे प्रोडक्शन का काम चलता था, यानी कि वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन से जुड़ा काम होता था, यानी कि मनके बनाना, बाट बनाना और शेल्स की कटिंग करना, ये कैसे हम अंदाजा लगाते हैं। तो सबसे पहला जो हम मतलब देखते हैं जो वो होता है रॉ मटेरियल्स को पहचानना। यानी कि रॉ मटेरियल्स की हम तलाश करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिसमें से वो ढूंढते हैं स्टोन्स, नोड्यूल्स यानी कि जो पत्थर के टुकड़े कुछ होते हैं, होल शेल्स, ठीक है, और कॉपर और यानी कि जो मतलब कॉपर के जो ऑर्स होते हैं और जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं आप कह सकते हो, और टूल्स अगर कभी मिल जाएं, ठीक है, एक्सकेवेशन करते टाइम उससे हमें पता चल सकता है। और अनफिनिश्ड मटेरियल्स जैसे कि कुछ मतलब उस टाइम पे अगर कोई मटेरियल बनाया जा रहा हो और वो पूरी तरीके से ना बना हो, उसको फेंक दिया गया हो, तो अनफिनिश्ड मटेरियल से भी हमें पता चल सकता है। और फोर्थ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मटेरियल। देखो कोई भी फैक्ट्री हो आज के टाइम में भी, या कोई भी अगर हम ऐसा क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं तो वेस्ट उसका जरूर बचता है। ठीक है, हम उसकी कटाई करते हैं, ठीक है, उसको जब हम छीलते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है, शेल की जो कटिंग वगैरह करते हैं, उसमें क्या होता है उसका कुछ ना कुछ उसका मटेरियल तो बचता होगा जो उसका वेस्ट होता होगा, गंदगी। और वो अगर कहीं बहुत बड़े अगर आप कह सकते हो स्केल पे अगर कहीं प्रोडक्शन होता होगा तो उतना ही ज्यादा वेस्ट मटेरियल भी वहां पे मिला होगा। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट को आइडिया मिलता है कि भाई अगर मान लो कि चानू दाड़ो अगर एक लोकेशन है, इसके एक्सकेवेशंस में हमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल मिला है, तो वो पक्का यहाँ पे श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर रहा होगा प्रोडक्शन का। अब आगे देखते हैं वेस्ट मटेरियल के बारे में, आपको मैं थोड़ी चीजें और बताता हूँ। देखो वेस्ट मटेरियल इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्राफ्ट से जुड़ा हुआ काम होता होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ शेल और स्टोन, यानी कि कोई पत्थर है या कोई शेल है, अगर इस टू कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पत्थर को काटना है, देन पीसीस ऑफ दीस मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब उस पत्थर की कटाई की जाएगी, ठीक है, उसको काटा जाएगा तो उसका कुछ वेस्ट होगा, उसको फेंक दिया जाएगा, और उसी फेंके हुए वेस्ट को आर्कियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स, जिससे वो पहचानते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर रहा होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन का। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बालाकोट एंड नागेश्वर। अब ये बालाकोट और नागेश्वर क्या है, ये बेसिकली दो साइट्स थी हड़प्पन, ठीक है, और जो कि आपको मैप में भी दिख जाएंगे। ठीक है, नागेश्वर आपको यहाँ पे दिख जाएगा और बालाकोट जो है आपको यहाँ पे पाकिस्तान में मिल जाएगा इस साइड में, ठीक है, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे अगर हम बालाकोट और नागेश्वर को देखें तो हमने इसको क्यों मेंशन किया है कि इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप 1 यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर कोस्ट। यानी कि अगर आप ध्यान दो, जो बालाकोट और नागेश्वर है ये जो दोनों सेटलमेंट्स थी, ये जो बस्तियां थी, ये कोस्ट के किनारे थी, यानी कि समुंदर के किनारे थी। और यहाँ पे
आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब हमने एक्सकेवेशंस किए आर्कोलॉजिस्ट ने, तो उनको ये दिखा कि दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल, यानी कि शेल जो कि एक समुद्री, आप कह सकते हो समुद्र के आसपास ये चीज मिलती है, शेल्स जो होते हैं, और वो मतलब शेल की कटिंग करते थे और वहां पे और भी बहुत सारी चीजें वो बनाया करते थे, ठीक है, बालाकोट और नागेश्वर में, जैसे कि बैंगल्स हो गई, लेडल्स हो गए, इनलेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब इनसे हमें पता चलता है कि एक तो ये कोस्ट के पास है, ठीक है, किनारे पे है बिल्कुल समुद्र के, और यहाँ पे शेल्स की भी कटिंग होती थी, ठीक है। और यही हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स रहे होंगे। अब अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो हमें दो तरीके के मटेरियल्स यहाँ पे मिलते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो लोकली अवेलेबल हैं, यानी कि जहाँ पे वो हड़प्पन्स रहते थे उनके आसपास उन्हें मिल जाया करते थे, जैसे कि क्ले हो गई, ठीक है, मिट्टी हो गई, वो उन्हें अपने वहीं पे मिल जाया करती थी। और अगर हम बात करें प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जो बाहर से जो चीजें खरीदी जाती थी, यानी कि जो उनके पास खुद नहीं अवेलेबल थी, वो दूसरों से अगर कहीं से लेके आते थे, तो उनमें वो जो चीजें थी, एक तो स्टोन्स थे, टिम्बर और मेटल, ये तीन चीजें हड़प्पन्स को बाहर से लानी पड़ती थी। अब बाहर से कहां से लाते थे, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, बाहर अगर वो कहीं जाते भी होंगे तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन क्या होता होगा। आज के टाइम पे तो हमारे पास रेलवे है, बस है, ठीक है, वाटरवेज है। उस टाइम पे उनके पास क्या रहा होगा, टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बलक कार्ट्स, यानी कि टेराकोटा मैंने आपको बताया एक मिट्टी होती है, और उससे हमें कुछ टॉय मॉडल्स मिले हैं, कुछ खिलौने टाइप के हमें मिले हैं, जिसमें आप कह सकते हो जैसे बैलगाड़ी होती है ना, बलक कार्ट्स, वो उस तरीके के वो बने हुए हैं टेराकोटा के। और ये हमें सजेस्ट करते हैं कि ये मतलब जो बलक कार्ट्स होते थे, बैलगाड़ी होती थी, ये काफी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा होगा गुड्स को ले जाने के लिए और पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। और riverine routes along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used। और यहाँ पे एक अंदाजा और लगाया जाता है कि रिवर रूट्स यानी कि वाटरवेज का भी इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। और जो इंडस जो रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके साथ साथ उसका इस्तेमाल होता होगा जो रिवर रूट्स थे, ठीक है। और ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है। आगे देखते हैं स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, यानी कि हड़प्पन्स जो होते थे वो कैसे जो है मटेरियल्स को खरीदते थे, क्या उनकी स्ट्रेटजी होती थी, क्या वो मतलब कैसे मटेरियल लेके आते थे। तो पहली जो स्ट्रेटजी होती थी वो होती थी एस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट्स, यानी कि जहां पर भी उन्हें लगता था कि भाई इस जगह पे मटेरियल्स मिल सकते हैं, वो वहां पे एक छोटी छोटी मतलब सेटलमेंट्स को मतलब लगा देते थे, यानी कि बस्तियां स्थापित कर देते थे। जैसे कि शोरतुगई की अगर हम बात करें तो यहां से मिला है लेपिस लजूली, जिसको हम ब्लू स्टोन भी कहते हैं। नागेश्वर एंड बालाकोट में हमें शेल्स मिलते थे, ठीक है, हड़प्पन्स को, तो इसलिए वहां पे भी उन्होंने सेटलमेंट्स लगाई। लोथल के अंदर कार्नेलियन मिलता था, और आपको पता ही है कार्नेलियन से क्या बनता है, हमारे बीड्स बनते हैं। और स्टीएटाइट जो है इससे भी बीड्स बनते हैं। स्टीएटाइट कहाँ मिलता था, नॉर्थ गुजरात में और साउथ राजस्थान के अंदर। मेटल की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में अवेलेबल था। तो ये सारी ही चीजें जो मैंने आपको बताई है किस लिए थी, बीड्स को बनाने के लिए। और इसके लिए ये क्या करते थे कि जो जो मैंने आपको लोकेशंस बताई है, याद रखना, इन लोकेशंस पे ये लोग अपनी सेटलमेंट्स को स्टेब्लिश कर देते थे। सेकंड जो इनके पास स्ट्रेटजी होती थी वो होती थी सेंडिंग एक्सपेडिशंस। एक्सपेडिशन का मतलब होता है खोज यात्रा, यानी कि किसी चीज के सर्च में जाना, ठीक है, अभियान एक तरीके से चलाना, ढूंढना, मतलब जो है मटेरियल्स को। तो इसके लिए ये क्या करते थे, खेतड़ी में जब इन्होंने एक्सपेडिशंस जो मतलब भेजे थे उसमें से इन्हें कॉपर मिला, ठीक है, कॉपर। और खेतड़ी जो है एक बेसिकली एक रीजन है, कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, एक जगह है। साउथ इंडिया से इन्हें गोल्ड मिला, ठीक है, हड़प्पन्स को। और दीज एक्सपेडिशंस एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज। देखो हड़प्पन्स जब अपने साउथ इंडिया में जाते थे, देखो साउथ इंडिया में तो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी नहीं, वहां पे हमें कोई भी ऐसी साइट नहीं मिलती है। तो जब ये इतनी दूर जाते थे, ठीक है, मटेरियल्स को लेने, ढूंढने, ठीक है, खोज करने, तो वहां के जो लोकल कम्युनिटीज होती थी, जो लोकल लोग होते थे, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया या और कहीं वो जाते थे, तो इनके साथ फिर इनके कम्युनिकेशन अच्छे हो जाते थे और इनके रिलेशन काफी अच्छे बने रहते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, यानी कि जो दूर दूर के जो मतलब आप कह सकते हो जो इलाके थे, वहां से भी क्या हड़प्पन्स के कॉन्टेक्ट थे। अब ये कैसे हमें पता चलता है, आइए देखते हैं। The archaeological evidences found at the ancient sites point towards the contact of Hadappans with other contemporary civilizations। यानी कि जो हमारे पास कुछ एविडेंस मिलते हैं आर्कोलॉजिकल, जो कि एंशियंट साइट से मिले हैं एक्सकेवेशन के बाद, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन्स थे उनका
कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई कॉन्टेक्ट रहता था उनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के साथ में, यानी कि उसी टाइम पे जो और भी सिविलाइजेशंस थी उस टाइम पे, ठीक है, उनके साथ उनका अच्छा खासा कॉन्टेक्ट रहा होगा। कॉपर वाज ब्रॉड फ्रॉम ओमान। अब ये ओमान क्या है भाई? ओमान एक देश है आज के टाइम पे, उस टाइम पे एक क्षेत्र था, एक एरिया था। और कॉपर जो है वो हड़प्पन को कहां से मिलता था? ओमान से मिलता था। पहले तो मैं आपको मैप में ओमान दिखा देता हूँ। देखो ये इंडिया है, आपको दिख रहा होगा, ये मॉडर्न डे का मैप है आज का लेटेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप जब देखोगे पाकिस्तान और इस इलाके में कुछ ये जो है हड़प्पन से जो है सिविलाइजेशन थी हमारी, और यहाँ से ओमान देखो यहाँ पे है। अब ओमान से कॉपर आता था, और उस टाइम पे आप ये समझ लो कि बैलगाड़ी लेके समुद्र में तो घुसा के नहीं मतलब जा सकते, ठीक है, बैलगाड़ी अब समुद्र में तो भागेगी नहीं। अब पाकिस्तान से आप समझ लो आज के टाइम पे अगर कोई अगर देखे तो पाकिस्तान से ओमान तक आने के लिए जो अगर वो कुछ इस्तेमाल कर सकते थे तो हो सकता था वो वाटरवेज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, बोट्स का इस्तेमाल करते हो। और ओमान जो है ये कहाँ पे है? ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, जो अरब प्रायद्वीप है, इसके साउथ ईस्ट टिप पे है, बिल्कुल आप कह सकते हो साउथ नीचे होता है, ईस्ट इस साइड होता है, और बिल्कुल टिप पे है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये ओमान था जहां से हड़प्पन को कॉपर मिलता था। Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin। यानी कि जो केमिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये पता चलता है कि जो ओमानी तांबा था यानी कि ओमानी कॉपर था, और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे उनके अंदर एक सिमिलैरिटी क्या थी कि उनके अंदर निकल जो एक मतलब मेटल होता है, आप समझ सकते हो निकल के कुछ ना कुछ अंश मिलते हैं। और इससे हमें ये सजेस्ट मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि इनका कॉमन ओरिजिन रहा होगा, ठीक है। ये जो आर्टिफैक्ट्स हड़प्पन थे और जो मतलब ओमानी कॉपर था, इनके अंदर जब निकल के कुछ अंश मिल रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये इनका ओरिजिन सेम रहा होगा। A large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omani sites. Such thick coating prevent the percolation of liquids। यानी कि हमें हड़प्पन एक जार मिला है, ठीक है, जार की फोटो मैंने आपके सामने लगाई है। ये जार काफी ज्यादा मोटी, आप कह सकते हो मोटी लेयर इस पे चढ़ी हुई थी ब्लैक क्ले की, ठीक है, ब्लैक क्ले थी इसके ऊपर चढ़ी हुई। और ये हमें कहां से मिला है? ओमानी साइड से मिला है, यानी कि ओमान के अंदर से हमें हड़प्पन जार मिल रहा है। तो ये क्या मतलब इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा ओमान और हड़प्पन के बीच में। और ये जो मोटी सी ये जो मतलब आप कह रहे हो ये जो कोटिंग है, ठीक है, जो कोट है ऊपर से इसका जो पूरा करा हुआ है, इस पे जो ये ब्लैक क्ले है, ये कहीं ना कहीं इतनी मोटी कोटिंग्स किससे मतलब ये मतलब बचाती थी जो लिक्विड्स बाहर ना आए, ठीक है, पानी का रिसाव ना हो, पानी जो है लीक ना करे, इसलिए इस जार के ऊपर अच्छे से मोटी काली मिट्टी यहाँ पे बिल्कुल लगाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है मेसोपोटामियन टेक्स्ट। अब मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ी होगी, और वहां पे जो टेक्स्ट मिलते हैं हमें मेसोपोटामियन, उसमें कुछ चीजें मेंशंस हैं, जैसे कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। अब यहाँ पे मेसोपोटामियन टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा मतलब बताया गया है कि जो कॉपर होता था वो आता था मगन से, और मगन जो है वो हो सकता है ओमान हो, ठीक है, ऐसा कहा गया था मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर कि जो मेसोपोटामियन के अंदर जो मतलब जो मेसोपोटामिया में जो कॉपर आता था वो कहां से आता था? मगन से आता था। और मगन क्या था? ओमान का ही नाम आप कह सकते हो, ठीक है, ऐसा माना गया है। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टेक्ट्स विद, और जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हमें मिलते हैं जो उनके वहां के, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उनके किन किन से कॉन्टेक्ट थे, किन किन से भाई उनकी बातचीत होती थी। एक तो उन्होंने मेंशन किया है दिलमुन का। दिलमन क्या है? एक जगह थी, और आज के टाइम पे इसको बहरीन भी कहते हैं। मगन जो मैंने आपको बताया ओमान, आप समझ सकते हो इसे, ठीक है, तो यहां से वो कॉपर लाते थे, तो दूसरा कॉन्टेक्ट उनका इनसे था। तीसरी जो जगह थी वो थी मेलुहा। मेलुहा से उन्हें क्या क्या चीजें मिलती हैं? कार्नेलियन, लेपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड, वैरायटीज ऑफ वुड, ये सब मेलुहा से मिलता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो इस तरीके से आएगा कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर किन किन रीजन से उनके कॉन्टेक्ट थे आपको बताने हैं, ठीक है। तो दिलमन, मगन और मेलुहा, ये तीन नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। और आपको मैं एक फोटो दिखाता हूं कि ये सील्स जो है
कहीं ना कहीं हमें ओमान से और जो मतलब अरब जो मतलब पेनिनसुला है बिल्कुल साउथ साइड का, वहां से जो है आर्कोलॉजिस्ट को मिली है एक्सकेवेशन के बाद में। और ये जो सील्स हैं आप जब देखोगे, ठीक है, मेसोपोटामिया के अंदर भी मिली हैं, और वहां पे हड़प्पन कोई ना कोई साइंस देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि हड़प्पन्स का कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा मेसोपोटामियंस के साथ में भी, और जो वहां की जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने जो है मोहरों की फोटो भी लगा दी है, सील्स की फोटो। और ये जो आप ये सील्स देख रहे हो, ये नीचे वाली सील्स जो है ये बोट की शेप की शील है। ठीक है, बोट यानी कि जो पानी में हम लेके जाते हैं। और इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं जो वो ट्रेवलिंग करते थे, ट्रांसपोर्टेशन का जो एक सबसे बड़ा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा होगा वो बोट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बोट से वो जाते होंगे अगर उसको कहीं जाना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आप कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।